जय हिंद साथियों। यह जो वीडियो है केंद्रीय मंत्री परिषद टॉपिक पर आधारित है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का जो नया सिलेबस जारी हुआ है, जिसमें यूनिट 5 जो है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित है, जिसका जो दूसरा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका है। तो संविधान सभा को हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में ही हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये 4-5 वीडियो पहले ही आ चुके हैं और ये अगला वीडियो है जिसमें हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी को कंप्लीट करेंगे। थ्योरी पोर्शन को देखेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू को भी लगाएंगे। हम आपको एक बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का सिलेबस दिखा देते हैं यूनिट 5 का, ताकि आपकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपको यह भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को स्किप करना है और कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है जिन्हें हमें पढ़ के जाना है। क्योंकि जो सिलेबस में है हमें सिर्फ वही पढ़ना है, क्योंकि जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन पॉलिटी के सभी टॉपिक्स को हमें पढ़ के नहीं जाना है। जो हमारे सिलेबस में है हमें सिर्फ वही कंटेंट पढ़ के जाना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम आपको एक बार सिलेबस दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स परीक्षा का जो सिलेबस है नया वाला, जो 2024 के लिए जारी किया गया है, इसकी जो यूनिट 5 है इसमें लिखा हुआ है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। इसके तहत हमने संविधान सभा के 2 वीडियो आए थे, कंप्लीट कर लिया है। साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी कंप्लीट कर लिया है। सर उपराष्ट्रपति टॉपिक में सीधे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संघीय कार्यपालिका लिखा है, और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ साथ महान्यायवादी भी शामिल होता है। इसीलिए हम इन टॉपिकों को भी पढ़ेंगे। तो अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो संघीय कार्यपालिका है, जिसमें हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पढ़ रहे हैं। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम संसद को देखेंगे, जिसमें हम राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों ही को देखेंगे। साथ ही उनकी जो विधायी कार्यवाही होती है उसको भी देख लेंगे, क्योंकि अगर वहां से एक आध क्वेश्चन आता है तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद को देख रहे हैं, तो उसके पहले पॉइंट से शुरू करते हैं और आप समझेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होते हैं। साथ ही उप मंत्री भी शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74 एक के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो आर्टिकल जो भी बीच बीच में आते हैं ना, उनको भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 74 का एक है जो 1 है, तो वह कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो प्रधान होगा, उस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। राष्ट्रपति के जो भी कार्य होते हैं वह अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह जो कथन है, यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। देखो, कहने का मतलब ये है कि 42वें संविधान संशोधन में लिखा गया कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक और पॉइंट जोड़ा गया कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, या और यदि दी तो क्या थी। अर्थात कहीं भी न्यायालय में ये नहीं पूछा जा सकता कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है, और दी भी गई है या नहीं। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 74(2) में लिखा है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक जगह हमने पढ़ा था कि संघ राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये कथन सही है, लेकिन जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। आर्टिकल 75(1) का जो है के अनुसार प्रधानमंत्री में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या
जो है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी लोकसभा में 100 सदस्य हैं टोटल, लोकसभा की संख्या अगर 100 है तो उसके सिर्फ 15 सदस्य ही मंत्री बनाए जा सकेंगे। संविधान संशोधन अधिनियम 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया था। जो 15% वाला प्रावधान है, इसको 2003 में शामिल किया गया था, और किस संशोधन के द्वारा? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 75(2) के अनुसार, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये आर्टिकल याद रहे ना रहे, इतना जरूर याद रखना है कि जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कैसी है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी सांसद, जो कोई भी मंत्री है, जो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन सामूहिक रूप से ये उत्तरदायी है। इसीलिए कोई भी कार्यवाही होती है लोकसभा की तो सभी मंत्रियों को एक मत में बोलना होता है, क्योंकि सभी मंत्री इसके लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि सभी मंत्रिपरिषद को, पूरी मंत्रिपरिषद जो है उसको इस्तीफा देना होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का यही मतलब होता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। तो जो कैबिनेट होता है ना, या मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के सहित जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं ना, उन सब की परिषद होती है, उसे ही कैबिनेट कहते हैं। मंत्रीय उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। तो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है, और इसका प्रशासनिक प्रमुख जो है वो कैबिनेट सचिव होता है। तो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय का प्रधान कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। प्रशासनिक प्रमुख, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक सदन का सदस्य नहीं है, संसद के किसी दोनों में से, राज्यसभा या लोकसभा दोनों किसी में से भी सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अगर 6 महीने से अधिक कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो सदन के सदस्य ना होने पर कितने समय तक रह सकते हैं? तो 6 महीने तक, एक ही बात है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं और अन्य मंत्री होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, और संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। कहने का मतलब ये है, प्रधानमंत्री जो होते हैं और जितने भी मंत्रीगण हैं, उनकी शपथ जो है वो राष्ट्रपति के सामने दिलाई जाती है। साथ ही जो त्यागपत्र है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देता है तो किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो जो संघीय मंत्रिमंडल है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या देगा? सूचना देगा अनुच्छेद 78 के तहत, जो राष्ट्रपति के द्वारा मांगी जाती है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की जो संख्या है वो 51 है। कितनी है? 51 है। अब हम प्रश्न कोश की बात करेंगे, तो इससे संबंधित सभी प्रश्नों को समझेंगे। देखो कितना आसान है ना, कितनी आसानी से, कितने सरल तरीके से हमने इन सभी महत्वपूर्ण चीजों को देखा है। अब प्रश्न लगाएंगे ही, जैसे ही प्रश्न लगाएंगे आपको सारी चीजें कम एकदम बिल्कुल माइंड मैप की तरह बन जाने वाली है और आसानी से आपको याद हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ये कूट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन कौन सही है, ये बताना है हमें। तो देख लेते हैं पढ़ के। पहला जो कथन है, संघ की कार्यपालिकी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, ऐसा है पहला कथन। तो ये गलत होगा, क्योंकि संघ की जो कार्यपालिकी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो पहला तो कथन गलत हो गया। अब दूसरे कथन पर आते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये अभी हमने देखा है हाल ही में। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के
प्रधान होते हैं, यह भी सत्य कथन है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह भी कथन सही है। आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य हो जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। कौन सा सही है बताना है, यहाँ जरूर ध्यान देना है आपको भी सही है या नहीं है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद वही कार्य करती है जो प्रधानमंत्री चाहता है। भारत का प्रधानमंत्री खालिस्तान होता है ना। भारत का प्रधानमंत्री खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर है नियुक्त होता है। क्या होता है? निर्वाचित नहीं होता है, नियुक्त होता है। इतना याद रखना है आपको, ना तो चयनित होते हैं, ना निर्वाचित, ना मनोनीत। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? केंद्रीय सरकार का। किसका प्रमुख है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो केंद्रीय सरकार का मुख्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके? तो ये है प्रधानमंत्री के दायित्वों का, जो है अनुच्छेद 78 में प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री के दायित्वों का। इसको एक बार देख लेते हैं ताकि आपकी समझ बन सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी विधान और विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। ये किसका दायित्व है? प्रधानमंत्री का। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैबिनेट का तात्पर्य है। कैबिनेट का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर है कैबिनेट स्तर के मंत्री से। कैबिनेट स्तर के मंत्री से कैबिनेट का तात्पर्य है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। कौन होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 के खंड खा में किया गया है ना। 352 के खंड खा में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें लिखा है कि हमें बताना है कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है बताना है, तो कथन पढ़ के देख लेते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका बी आंसर है, मतलब केवल 2 ऑप्शन सही होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी में? केवल 2। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही प्रत्येक मंत्रालय को किसी न किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसमें होती हैं? तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री में होती हैं। किसमें होती हैं? प्रधानमंत्री में होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कथन पढ़ के देख लेते हैं। पहला कथन जो है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों से उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाए गए। यह कथन सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से की जाती हैं, तो ये गलत है, राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये 13वां है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो यदि भारत के प्रधानमंत्री
संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अर्थात यदि राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75। क्या है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 75। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इससे आपकी समझ बनेगी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और मंत्रिपरिषद जो है, मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो 15वां क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य हुआ करते हैं, आमतौर पर ऐसा देखा गया है। भारत की प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ये सही कथन है बिल्कुल। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। कितनी है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर सी होगा, राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, तो ये सही है, पहला ही सही है। लेकिन इसमें आंसर जो है वो सी है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री, तो ये कथन बिल्कुल सही है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे। अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो वक्तव्य तो पहला भी सही है, लेकिन ये क्या है कि जो हमें बेस्ट से बेस्ट आंसर लगाना होता है तो वो इसका सी सही आंसर है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रहकर रह सकता है कितने समय के लिए? 6 माह के लिए। तो जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो 6 माह के लिए केंद्रीय मंत्री रह सकता है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है, उसे फिर उसके बाद मुक्त होना पड़ता है अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में से कौन सा सही नहीं है, अर्थात गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन गलत है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो ये कथन गलत है, अर्थात यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि हमें गलत क्वेश्चन का कथन को ही देखना था। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ये भी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो इसमें सही आंसर लिखा नहीं है, संसद के प्रति तो लिखा है लेकिन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सीधा आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर वही का वही क्वेश्चन है ये, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है, तो इसको हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये बिल्कुल सही कथन है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है ना। तो संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, नहीं सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सही आंसर क्या है, सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है, अर्थात इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्र में मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो ये कथन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि संसद नहीं लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये कथन सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, यह भी सही है, अर्थात दूसरा और तीसरा जिसमें है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। इसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में इसका पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खालिस्तान के अधीन रहकर कार्य करती है। तो इसका जो सही आंसर है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो कौन सा प्रस्ताव रख सकती है इनमें से, इसका सही आंसर है विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है। ये जो बाकी के प्रस्ताव हैं ये कौन रखता है, विपक्ष रखता है। तो अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव विपक्ष लाता है, साथ ही विश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्रिपरिषद रख सकती है। अगला जो क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका सही आंसर है लोकसभा। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को क्या करना होगा, त्यागपत्र दे देना होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 50। यदि मंत्रिपरिषद के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे हो तो आपके पास 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, अर्थात लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए, 50। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कहा जा रहा है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध सॉरी लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 50 है, ये अभी हमने देखा है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या बताना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। दूसरा कथन है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा से में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है,
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सही स्थिति नहीं है ना। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेगा। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, ये भी सही है। और अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी, यह भी कथन सही है, ऐसा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में से पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने? तो इसका सही आंसर है कैलाश नाथ काटजू। क्या है सही आंसर? कैलाश नाथ काटजू। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2010 में पूछा गया प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे? तो इसमें सही आंसर है नहीं, तो आते हैं सही आंसर पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो हैं वो थे आर के षणमुखम चेट्टी। कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी को भारत के प्रथम वित्त मंत्री बनाया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था? तो ये बने थे वी.आर. अम्बेडकर। इन्हें कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया इनको जानती है। निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो ये आंसर अब पूछा नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है और ऐसा क्वेश्चन एमपीपीएससी में नहीं पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया प्रश्न है वो। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, इसका सही आंसर है देवगौड़ा। कौन है? देवगौड़ा। इस प्रधानमंत्रियों का क्रम आप एक बार देख लेंगे। प्रधानमंत्रियों के उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित करना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पहले का ए का तीसरा और दूसरे का पांचवा। तो इसका सही आंसर है देवगौड़ा का है सी, ए का जो है तीसरा 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी, और बी जो है बी का है भी ऑप्शन 1989 से 90 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री रहे हैं। सी का है पहला देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री रहे हैं 1990 से 91 तक, और जो चंद्रशेखर जी रहे हैं वो 1996 से 97 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। साथ ही विश्वनाथ प्रताप 1997 से 98 तक प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है एक तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। ये तो सही आंसर है ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुलजारी लाल नंदा। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार गुलजारी लाल नंदा भी नियुक्त किए गए हैं। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? तो इसका जो सही आंसर है सी है 3, 4 और 5। इसका सही आंसर है 3, 4 और 5। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू भी तो एक बार से अधिक रहे हैं, लेकिन प्रश्न में जो लिखा है समयांतर लिखा है, समयांतर के बाद, है ना, तो एक कुछ समय के बाद रहे, पहले रहे फिर कुछ गैप रहा फिर रहे फिर गैप रहा, ऐसा बोला जा रहा है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। इनको भी सभी जानते हैं और इनकी मृत्यु के बारे में सभी ने कुछ ना कुछ रूमर्स या फिर कुछ ना कुछ ऐसा सुना होगा जिसे भाव विभोर कर देता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर जो है वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 पर पहुंच गए हैं और इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर जो है वो अपने लोकसभा के सदस्य थे। एक बार देख लेते हैं। देवगौड़ा,
आई के गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि जो चंद्रशेखर हैं वो मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान वे बलिया लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं, तो इसका सही आंसर है चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। चारों ही भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं। बीपी सिंह, वीआई चौहान, आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी भारत के क्या रहे हैं? वित्त मंत्री रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव। कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री थे। अगला जो क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ये कथन सही नहीं है। जो सही है उनको देख लेते हैं एक बार। तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे हैं ये। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य थे। कहाँ से? असम से राज्यसभा के सदस्य थे। 2010 में एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं है। दोनों ही कथन सही है। इसका सही आंसर है बी। लेकिन आर जो है वो ये की सही व्याख्या नहीं करता है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, अर्थात इसका प्रावधान जो है वो संविधान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में कथन पर विचार करना है और हमें कौन सा कथन बताना है? सही कथन बताना है। ये कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष होता है। यह भी कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से आ, लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। ये कथन बिल्कुल गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। यह भी कथन गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, तो हमें बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है कैबिनेट समितियों के संबंध में। तो देखो, ये कैबिनेट समिति हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसे देख नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर है मंत्रिमंडल सचिव जो होता है वो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या जो है प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 91वां संविधान संशोधन ऐसा बताता है हमें। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% की सीमा तक निर्धारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में आया था। ये आईएएस प्री 2009 में आया हुआ प्रश्न है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। सही कथन है ये। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालय की संख्या 36 नहीं 51 है। कितनी है? 51 हो गई है। 51 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो भारत से जो संबंधित है आधिकारिक दस्तावेज वो है श्वेत पत्र। कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2-4 ही। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर आधारित है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन।
निम्नलिखित में से कौन सा से मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात ए और दो सही होगा। मंत्रिमंडल बैठकों की कार्य सूची तैयार करना, मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए सचिवालय सहायता, ये दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, भारत के प्रधानमंत्री इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? ये एमपीपीएससी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर है 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है तो बताना है। जे एल नेहरू, जो सही नहीं है वो राजीव गांधी से संबंधित है। राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं, ना कि कर्म भूमि। और जे एल नेहरू शांतिवन, बी एल वी शास्त्री विजय घाट और इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो ये नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। संघीय कार्यपालिका से संबंधित ये वीडियो था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये यूनिट जल्दी से कंप्लीट हो और हम नेक्स्ट यूनिट को जल्दी से शुरू करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।